बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुनो पाकिस्तान के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद और आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। रब्बे करीम से दुआ है कि आपका हर दिन अमन, सलामती और ढेरों कामयाबियों से रोशन हो। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। मेरी तरफ से भी जनाब तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और माहम कहते हैं कि जो कौमें अपने शहदा और मजलूमों की कुर्बानियों को याद रखा करती हैं, तारीख हमेशा उनके अज़्मो हिम्मत की गवाही देती है। और आज 21 अगस्त का दिन जहां आलमी सतह पर दहशत गर्दी से मुतासर अफराद की याद का दिन है, वहीं पर यह दिन हमें अपनी लासवाल कुर्बानियों और मजलूमों के साथ खड़े होने के कौमी अज़्म की याद दहानी भी करवाता है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई दिहाइयों से सरहद पार से मुनज़्ज़म साजिशों और दहशत गर्दी का बराह रास्त शिकार रहा है, जहां मासूम बच्चों समेत हज़ारों कीमती जानों का नुकसान हुआ। आज भी पाकिस्तान को हम देखें तो भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और आबी दहशत गर्दी जैसी नई और जहरीली शक्ल का सामना है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम ने मुल्क की और आलमी अमन की खातिर जी 90,000 से जायद जानों की कुर्बानियाँ दी और 150 अरब डॉलर से जायद का मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त किया। लेकिन इस सब में तशवीशनाक बात यह है कि भारत और इसराइल जैसे ममालिक की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में की जाने वाली दहशत गर्दी और नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी अभी तक खामोश है। ये खामोशी कब ख़त्म होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज के इस खास दिन पर हम अपने शहदा की शुजात को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान की। और ज़रूरत इस अमर की भी है कि आलमी ताउन और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के ज़रिए दहशत गर्दी की लानत का जड़ से खात्मा भी यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल। और आज के अहम मौज़ूआत की अगर हम बात करें तो बानी PTI इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली के मामले पर रेड जोन समेत शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अदालती अहकाम के बावजूद ये मुंतकिली आखिर ताखीर का शिकार क्यों हुई? क्या पसे पर्दा तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ के नए दरवाजे खुल गए हैं? सियासी दर्जा हरारत के साथ साथ मुल्क भर में मानसून के मौसम ने भी हंगामी सूरत हाल पैदा कर रखी है। तो क्या आने वाले दिनों और सितंबर के पहले हफ्ते में खास तौर पर तूफानी बारिशों का हम नया स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये माहिरीन से जानेंगे। और आलमी महाज पर अगर नजर डालें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे तबाहकुन मौशी कार्रवाई यानी इक्तिसादी D-Day का ऐलान सामने आया है, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये खुली अमरीकी मौशी दहशत गर्दी है। तो क्या ट्रंप की ईरान को तनहा और शिकस्त देने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी या फिर ख्वाबों में वो पूरी हो सके? जी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन महंगाई के नाज़रीन इस दौर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान अवाम के लिए एक ज़बरदस्त और मुनफरिद कार पोलिंग आइडिया भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ख़वातीन के महफूज सफ़र के लिए जेंडर मैचिंग, कपड़ों की मैचिंग तो होती थी, जूतों की मैचिंग तो होती थी, जेंडर मैचिंग बारे भी आपको बताएंगे। और हुकूमत की जानिब से जी काश्तकारों पर इनकम टैक्स लगाने और सूबों को 30 सितंबर 2026 तक की मोहलत देने पर किसान इत्तेहाद में तशवीश की लहर दौड़ गई। और आखिर ज़राई इनकम टैक्स के पीछे वडेरों और जागीरदारों के क्या मफादात हैं, ये भी आपको बताएंगे। और मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की नाकामी के बाद वफाकी इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। क्या मीर रजा के असल कातिल कभी सामने आ सकेंगे? और इसके साथ साथ जो सबका बहुत बड़ा मसला है वो है बालों का। बाल गिरना आजकल नौजवानों का जी एक आम सी बात हो चुकी है, तो इसका हल भी जानेंगे। और इसके साथ साथ इसमें आज़म की निशानियां भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और जिस तरह से हम बात भी करें, साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI इस्लामाबाद के निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिली का मामला जो है इस वक्त मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा इशू है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, उनके ज़ाती मुआलजीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसके पेश नज़र जी इस्लामाबाद पुलिस ने अस्पताल के अतराफ बैरियर्स लगाकर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर लिए हैं। ताहम मोहलत खत्म होने के बावजूद अस्पताल मुंतकिली में ताखीर पर सियासी और कानूनी सवालात उठ रहे हैं। और अभी तो ये भी इतलात आ रही हैं उज़ैर कि दोबारा उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके वापस कर दिया। हुकूमती वज़रा तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत अदालत का एहतराम करती है, लेकिन वो ये वजाहत चाहती है
कि क्या ये सहूलत तमाम 8,000 कैदियों पर लागू होगी या सिर्फ एक कैदी पर। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। नुमाइंदा असरो न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है आमिर बलोच। आमिर, बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि इमरान खान जो इस वक्त शिफा इंटरनेशनल के अंदर मौजूद हैं, जेल अमला भी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं आपके पास? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म दिया गया था कि बानी पीटीआई को 48 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, उस हवाले से रात उनका वो जो 48 घंटे थे वो खत्म होने वाले थे, तो उस दौरान 12:30 बजे के करीब अडियाला जेल से बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। और उसके बाद तकरीबन कोई 5 घंटे उनके टेस्ट हुए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। और जो मुतलका टेस्ट है जिनमें जो 6 रुकनी टीम थी, जिसमें डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल हैं, उनके ज़ाती मौलेज, वो भी इस जो बोर्ड है बोर्ड में शामिल थे। और कुछ टेस्ट हुए हैं, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि उनके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, लेकिन जो 5 घंटे ये टेस्ट हुए हैं, टेस्ट के बाद ये फैसला होना था कि इनको इस अस्पताल में रखना मुनासिब है या नहीं है, या उनको वापस जेल में मुंतकिल किया जाए। तो उसके बाद तकरीबन सुबह 5 बजे बानी पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल वापस कर दिया गया और उनको अपने सेल में ही शिफ्ट किया गया है। और उसके बाद अभी तक ये जो अस्पताल इंतजामिया या हुकूमत की जानिब से कोई भी वाजे जो प्रेस रिलीज होती है वो भी जारी नहीं की गई कि उनका कौन टेस्ट किए गए हैं। और अब उनको अस्पताल में चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से हुक्म था कि 16 सितंबर तक बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल में ही रखा जाए। तो ये आज टेस्ट हुए हैं और टेस्ट होने के बाद दोबारा उनको उस जेल में ही भेज दिया गया है। तो अभी वाज़े तौर पर क्लैरिटी नहीं हुई, क्योंकि आमिर यानी कि अभी वाज़े तौर पर क्लैरिटी नहीं हुई है उनके कौन से टेस्ट हुए हैं और उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, यही रातों रात डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जो मेडिकल बोर्ड इमरान खान का मुआयना करेगा या कर रहा है, इसमें उनके ज़ाती मुआलजीन भी हैं और बहन की शमूलियत के हवाले से भी खबरें आ रही थी, उस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं? जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े हुक्म था कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, उस बोर्ड में जो बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान वो शामिल हों, और उनके साथ साथ उनकी जो बहन है डॉक्टर उज़मा, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको भी उस बोर्ड में लाजमी शामिल किया जाए। जिसके बाद जो गुज़श्ता रात लाया गया उनको, तो जो बोर्ड तश्कील दिया गया 6 रुकनी बोर्ड है, उस बोर्ड में ये 2 जो डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा हैं वो भी शामिल हैं। और उस हवाले से वाज़े तौर पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म दिया गया है कि कोई भी सियासी बात नहीं करेंगे, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो इस हवाले से जो बानी पीटीआई की बहनें हैं उन्होंने अभी तक कोई बात ना मीडिया को बताई ना किसी और ज़राए से हमें अभी तक मालूम हुई हैं। लेकिन ये है कि रात जो 12:30 के करीब जब अडियाला जेल से उनको यहाँ शिफ्ट किया गया, तब जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उससे जो अंदाजे यही लगाए जा रहे थे कि बानी पीटीआई को जो गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो शिफा इंटरनेशनल के इर्द गिर्द जो तकरीबन 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर लेफ्ट 1 किलोमीटर राइट। ठीक है आमिर, जितनी भी क़यास आराइयाँ थी इस हवाले से उसमें क्लैरिटी अब इस तरह से आ चुकी है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो हैं उनकी जानिब से जो बयान है वो सामने आया, कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान के शिफा इंटरनेशनल में जो टेस्ट हैं वो करवाए गए हैं और इस मौके पर उनकी बहन जो खुद भी डॉक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में इमरान खान के तमाम टेस्ट जो हैं वो कर लिए गए, जिसके बाद सुबह सवेरे उन्हें अडियाला जेल वापस अपने सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। ये वाकई उज़ैर रातों रात डेवलपमेंट हुई और बड़े लोग यही सोच कर बैठे होंगे कि चलें फाइनली बानी पीटीआई जो है अल शिफा अस्पताल जो है उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अब जब सुबह उठेंगे तो ये एक नई डेवलपमेंट है कि उन्हें दोबारा से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद डिटेल्स भी जब सामने आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मौसम की डिटेल्स बहुत ज़्यादा ही सामने आ रही हैं और बारिशों का जी ताकतवर स्पेल आज अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इस 5 रोज़ा स्पेल के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी बारिश ने जी रावलपिंडी शहर को शदीद मुतासर किया, जहाँ नाला लई की जो सतह है ख़तरनाक हद तक बुलंद हुई, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए और शहरी आबादी को अर्बन फ्लडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात और इमलाक के नुकसान का सामना करना पड़ा।
वहीं इंतजामिया की जी तैयारियां और ड्रेनेज सिस्टम का भी पोल खुल के रह गया है। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या स्पेल के ख़त्म होते ही शहरियों को रिलीफ मिलने वाला है या आने वाले दिनों में मानसून का कोई नया और इससे भी ज़्यादा ताकतवर सिलसिला मुल्क को अपनी लपेट में लेने वाला है। तो क्या सितंबर के इब्तदाई अयाम में भी तूफ़ानी बारिशें हैं और अर्बन फ्लडिंग के ख़तरात मौजूद हैं? ये सब जान लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमे मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब से। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर का। बताइएगा कि 17 से 21 अगस्त का ये मानसून स्पेल अब अपने इख्तिताम पर है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहे? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो लास्ट वीक था, ये पूरा वीक जो था, उसमें स्ट्रॉन्ग मॉनसून स्पेल जो है वेदर सिस्टम हमें अप्रोच किया रखा है। और ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, जिसमें पोठवार रीजन है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पंजाब है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है, कुछ कश्मीर के एरियाज हैं, उनमें अच्छी मूसलाधार बारिश जो हुई है। और गुज़श्ता 2-3 रोज़ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जो है वेट स्पेल शुरू होता है और फिर लेट जो दिन के मिड तक जो है वो वेट स्पेल जो है वो जारी रहता है। वीकेंड तक जो है आइंदा 2 रोज भी ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस हैं, खास तौर पे पोठवार रीजन में। उसकी इंटेंसिटी तो किसी हद तक कम हो गई है। आज भी सुबह के वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो गुज़श्ता सिस्टम से 2-3 रोज पहले के उससे काफ़ी हद तक कम है। लेकिन बहरहाल वीकेंड तक जो है ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और पोठवार रीजन में, पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, खासतौर पर सेंट्रल पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। फिर बाद अज़ां जो है नेक्स्ट वीक जो है ये मॉनसून वेदर सिस्टम्स काफ़ी हद तक वीक पर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट मंडे से लेके फ्राइडे तक ऑलमोस्ट जो है वो कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। जो पीक था आज और 2 दिन बाद यानी कि वीकेंड तक जो है वो काफ़ी हद तक जो पीक रेनफॉल्स हैं वो कम हो जाएंगी। सही। अच्छा, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या तो इस माह के अख्ताम या सितंबर के पहले हफ्ते में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, और कितना ताकतवर स्पेल हो सकता है और किस हद तक पाकिस्तान इससे मुतासर हो सकता है? जी, जैसे मैंने क्या बताया कि हम इस वक्त जो है ना पीक मॉनसून सीजन से गुजर रहे हैं। जुलाई और अगस्त जो है वो हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर पीक मॉनसून रेनफॉल स्पेल्स जो हैं वो होते हैं। और बाय इस वीक में अगले 2 रोज के दौरान वीकेंड तक बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में काफ़ी हद तक ये वीक हो जाएगा और ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जो है वो मॉनसून रेनफॉल्स और ये मॉनसून विंड्स जो हैं वो मुल्क के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उसमें दाखिल होती रहती हैं। मिड सितंबर के बाद फिर ग्रेजुअली जो है मॉनसून विंड्स का रिट्रीवल जो है वो शुरू हो जाता है। तो मिड सितंबर तक हमें जो है वो मॉनसून विंड्स, मॉनसून रेन्स जो है वो एक्सपेक्टेड रहेंगी पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल 15 सितंबर तक देखा जाए तो बारिशों का भी इम्कान है, मॉनसून की हवाएं भी चलती रहेंगी और ये वाला जो स्पेल है ये कल के रोज़ ख़त्म हो जाएगा और आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि सितंबर का जो आगाज़ है वो कैसा होता है। लेकिन अभी हम जनाब जान लेते हैं, आपको बता देते हैं कि आपके शहर का और मुख्तलिफ शहरों का ओवरऑल दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन मुख्तलिफ शहरों का क्या दर्जा हरारत है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, आइए देख लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है और गिलगित में दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि 28 से 16 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि स्कर्दू में मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 और मिनिमम 13 डिग्री तक जा सकता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में मौसम के हवाले से बात करें तो मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 30 से 22 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 28 और कम से कम 18 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ
बारिश, जबकि यहाँ भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 26 डिग्री तक जा सकता है। सवात का रुख करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 26 और मिनिमम 13 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ताहम दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, शांगला, बडग्राम, बुनेर, खैबर बाजोड़, मोहम्मद, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, पेशावर, हंगू, औरकजई, कुर्रम, कोहाट और वजीरिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है, जबकि इसी दौरान एबटाबाद, हरीपुर में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 34 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 33 और कम से कम 25 डिग्री तक रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 41 और कम से कम 30 रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरात, जहलुम, मंगला, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इसी दौरान यहाँ भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ताहम शाम और रात में सरगोधा, मियांवाली, भक्कर, खुशाब, चिन्योट, फैसलाबाद और डीजी खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 और मिनिमम 19 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। और शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में हम देखते हैं दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा है 37 और कम से कम 27, जबकि हैदराबाद में दर्जा हरारत अगर हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है जी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को शिकस्त देने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, सब जानते हैं। अब ईरान को दुनिया में तनहा करने की एक और कोशिश में अमेरिका ने ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इस तबाहकुन मुआशी कार्रवाई को इकनॉमिक डी-डे करार दिया और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इन इक़दामात को अमेरिका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी और अपनी मुआशी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दी है। तो अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है उधर। और अमेरिका ने ईरान की मुआवनत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर कर्जा $40 ट्रिलियन की तारीखी सतह से तजावुज़ कर गया और हालिया वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज में ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबता किया। सवाल ये है कि क्या जंग को टाला जा सकेगा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को किसने हम देखें तो नाकाम बनाया, ईरान ने या फिर अमेरिका ने या फिर किसी और स्पॉइलर ने। इन्हीं अहम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईरान को शिकस्त देने का ट्रंप का ख्वाब तो टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मौशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया, इकनॉमिक डी-डे। तो मुआवनत करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी सख्त नताइज की धमकी दी जा रही है जो ईरान का साथ देगा। तो ऐसे में आप अब मुख्तलिफ ममालिक का क्या कोई रद्द-ए-अमल आता देख रहे हैं अमरीका के इस इक़दाम के खिलाफ? 50 साल हैं ईरान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां तो वेरी फर्स्ट डे हैं 1979 से लेके टिल दिस वेरी डे। तो वो तो उस तरीके से काम नहीं कर रही, उसके बावजूद वहाँ पे रजीम जो है
उसने थ्राइव किया है। और ये 6 महीने से दुनिया ने देखा, 6 महीने पूरे हो गए इस जंग को। 2 महीने जो डेडलाइन थी एमओयू की वो भी कंक्लूड हो चुकी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को आप पॉलिसी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जी। देखें। क्या रशिया और चाइना जो है वो मान जाएंगे? अभी खबर आ रही है कि $7.5 बिलियन जो है पहले 4 महीनों में इस साल ईरान ने ऑयल रेवेन्यू से इकट्ठे किए। तो मेरा नहीं ख्याल इस चीज का कोई फायदा हो सका है। और सफारती तन्हाई की आपने बात की, 108 मुल्कों के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के अंदर शरीक थे। तो दुनिया तो तकसीम हो चुकी हुई है। और फिर याद रखें, रीजनल एक्टर समेत पूरी दुनिया ने ईरान को देखा कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और विद स्टैंड किया, और अमेरिका किस तरीके से पसपाई का शिकार है। और वहां के तो बहरी बेड़े जो हैं उनसे लोग छलांगे लगा रहे हैं। आपने खबरें देखी होंगी, जी, टॉयलेटरीज की आइटम नहीं, टूथपेस्ट नहीं, खाना पीना वहां के ऊपर नहीं है, लोग एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर है, उनकी आर्मी के लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद 8 जुलाई को तुर्की से वापस जाते हुए जो केटरिंग ट्रक था उसमें बैठ के भागे। ये पूरी दुनिया में खबरें जो हैं वो शाया हो रही हैं और अपना डिस्कस हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम जो है मुझे लगता है कि पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाइल्यूट कर चुका हुआ है। खुद अमेरिका के जो टॉप स्कॉलर्स मानते हैं कि माशी पाबंदियां उस तरह से काम नहीं कर रही। इन्होंने रशिया पे लगाई, लेकिन इस जंग में पाबंदियां उठानी पड़ गई हैं। फिर ईरान जो है वो शैडो फ्लीट के थ्रू जो फ्लोटिंग उनके ऑयल स्टोरेज है पूरी दुनिया के समंदरों के अंदर, उन्होंने वो बेचा है। और चाइना जो है वो डेफिनेटली इस हवाले से जो है वो साथ खड़ा है ईरान के। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी नो डाउट पाबंदियां पहले से हैं, दवाइयां नहीं वहां पे जा रही हैं, कंपनीज को शिपिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इंश्योरेंस नहीं मिलती। तो ये मसाइल तो है वहां के ऊपर जिसका किसी हद तक तो असर पड़ेगा। लेकिन ये कह देना कि ईरान सरेंडर कर जाएगा इन माशी पाबंदियों के नतीजे में, मेरे ख्याल में इससे फार कराए। और याद रखें ये माशी पाबंदियां जो हैं एक आध दिन के अंदर रिजल्ट नहीं लेके आती। ये तो डेकेड लॉन्ग सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे कि चंद दिनों के अंदर उन्हें मिल जाए वो जो विक्ट्री है, वो दूर दूर तक उस तरीके से नहीं है। और रीजनल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अभी पाकिस्तान की बात की, जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ अर्दोगान जो है वो भी मामले के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं। मक्का समिट के बाद हम देखते हैं कि दोनों फरीक पाकिस्तान और टर्की जिनके बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ, उनकी भरपूर कोशिश है कि मिडल ईस्ट की तमाम कुव्वतें जो हैं वो आपस में बैठें और ये मसला रीजनल लेवल के ऊपर हल कर लिया जाए। और जो अमेरिका है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरानी समझ चुके हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे सदारत के अंदर जो है उनकी कमिटमेंट नेगोशिएशन के हवाले से और फिर मामले को आगे लेके जाने के लिए उतनी ज्यादा संजीदा दिखाई नहीं देती। बिल्कुल उस्मान साहब, ये आपने बिल्कुल सही दुरुस्त निशानदेही की है कि इतनी संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतने सालिसी का किरदार अदा करने के बावजूद भी, मतलब अब बहुत देर हो चुकी है। हम कब से ये सुनते आ रहे हैं कि बहुत कोशिशें की जा रही हैं, किसी ना किसी तरह इनको टेबल पर बिठाकर मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। तो फिर इस सारी कंडीशन में आपको क्या लगता है, एतमाद नहीं बढ़ सका? स्पॉइलर कौन है, असल स्पॉइलर कौन है? क्योंकि ईरान या तो आगे बढ़कर नहीं आ रहा या अमेरिका इस चीज के लिए तैयार नहीं है, वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो नैरेटिव लेके जंग में घुसे थे वो उस तरीके से जो है डाइल्यूट हो गया, उस तरीके से पूरा होता नजर नहीं आता। और याद रखें टेंजिबल रिजल्ट्स अमेरिकन पूछ रहे हैं, सेनेटर्स पूछ रहे हैं कि भाई आपने इस जंग से कमाया क्या है? पैसे हमारे जाया हो गए, हमारे इंटरसेप्टर डिलीट हो गए, जखीरा हमारा हाली हो गया हुआ है। अमेरिका का आम बंदा जो है वो पेट्रोल पंप के ऊपर इसकी कीमत चुका रहा है। सियासी तौर पे रिपब्लिकन पार्टी कमजोर हो चुकी है, नवंबर के इलेक्शन में हारने का बड़ा खदशा है। इस सारे मामले, और आप भागते फिर रहे हैं और हमारे बैडी बेरे जो हैं वापस मुल्क आ रहे हैं। तो इस सारी जंग के अंदर हमें क्या मिला, हमारा टेक अवे क्या है? अब खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स के अंदर अपने एड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से मुतालिक। इंतहाई खौफनाक किस्म की सिचुएशन है जिसमें वहां पे डिबेट चल रही है कि 20 से 30 माइल तक वो जगह पिकैक्स जहां के ऊपर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, डीप है, उसको न्यूक्लियर स्ट्राइक करके हिट कर दिया जाए। और याद रखें 81 साल से दुनिया में एटमी जो हमला नहीं किया गया, और ये हमला भी 1945 में अमेरिकन ने किया है। और उसकी क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कॉस्ट होगी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रीजनली क्या उसकी कॉस्ट होगी। इवन पाकिस्तान हमारा पड़ोस है, तो क्या दुनिया मुतहम्मिल हो सकती है किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक की? और ईरान ने परसों कह दिया अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई हमारे किसी हिस्से पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ईरान है, तो हम उसी तरीके की स्ट्राइक करेंगे। याद रखें ईरान 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका हुआ है। और दुनिया के कुछ इंडिपेंडेंट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि ईरान के पास भी
कोई छोटी नोयत का इसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है। लेकिन क्या ईरान, और याद रखिएगा कि ईरान का एक ही मामला है, मसला इस मामले में, कि क्या ईरान अपनी सॉइल से हजारों माइल दूर अमेरिका जी। की सॉइल के ऊपर जो है अटैक करने की पोजीशन में है, तो उसका जवाब है नहीं। और याद रखें, ये टैक्टिकल वेपन जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये एक ब्रीफ केस में रख के भी लेके जाया जा सकता है। और वो फिर खित्ते की, अगर उन्होंने, ईरान ने फैसला किया खित्ते के अंदर अगर इस तरह की स्ट्राइक करने का, तो मेरे ख्याल में उसके नतायज भी बड़े भयानक हो सकते हैं। क्योंकि नाटो ने अभी परसों स्टेटमेंट दी है कि हम तैयार हैं ईरान की तरफ से किसी अटैक की सूरत में, और तुर्की में वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पड़े हुए हैं। अगर डोनाल्ड, और याद रखें ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सोच सकते हैं, अदरवाइज कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह की गुफ्तगू भी ना करे कि न्यूक्लियर वेपन से मुतालिक। और डोनाल्ड ट्रंप वो सब कुछ करने के माहिर हैं, और उन्होंने वो किया इस जंग के अंदर है। कोई इंसानी हकूक नहीं दुनिया में इस वक्त है, कोई इंटरनेशनल इदारे काम नहीं कर रहे। आपके सामने सूरत हाल है कि एक हौच पौच की सिचुएशन है, और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई ऐसा उस्मान कदम उठा सकता साहब, है। ये तो आप बहुत बड़ी खबर जो है वो दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो न्यूक्लियर वेपन्स है अब उनको इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं और उस पर बाकायदा गौर व गौस चल रहा है। तो उस्मान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल सवाल ये कि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर इस तरह से होता है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमसाया है, ईरान का असरात होंगे, लेकिन ईरान जवाबी वार में यकीनन गल्फ के अंदर तो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर इस तरह का न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, जो कि आप बता रहे हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि उनके पास सलाहियत है। तो फिर क्या किसी और अपने इत्तेहादी मुल्क का, जिस तरह से चीन बड़ा करीबी है, या और कोई जो दूसरा मुल्क है जो कि ईरान के साथ है, उसकी मदद भी ईरान हासिल कर सकता है इस तरह का जवाबी हमला करने के लिए अमेरिका पर? जी जी, डेफिनेटली इस तरह की खबरें भी हैं कि रशिया जो है, आपको पता है अलास्का से अमेरिका के साथ लगता है ज्यादा दूर नहीं है, तो वो साइबेरिया की तरफ है, तो वो भी उनके जहाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं इस मामले के अंदर है। अच्छा। और मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की डोनाल्ड ट्रंप पोजीशन के अंदर आते हैं, तो ऑफ कोर्स ईरान ने इस सारे सिनेरियो को पहले से रीड किया होगा। और याद रखें, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं, अमेरिका को, प्रेसिडेंट को जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन को कोई ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन मिलिट्री के एंड पे भी देखें तो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जंग की कोई एंड गेम नहीं, समझ नहीं आ रही और कितनी देर तक यहाँ पे डिप्लॉय रहना पड़ेगा। 3 से 6 महीने का क्या है कि बहरी बेड़ा लेके आए, 32 हफ्ते से वहां पे लोग थे, उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया, होस्टेज बना के रखा है हमारे मिलिट्री पर्सनल को 5000, और एंजाइटी डिप्रेशन में है। ये सारा सिनेरियो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ऐसा कोई कदम बड़ा उठा सकते हैं, और उसकी बेस ये बना सकते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया के जो स्कॉलर्स कह रहे हैं कि जो बंकर बस्टर 2 दफा मारे गए वहां के ऊपर है, वो इतनी डीप अपना उनकी एम्बेड फैसिलिटी है न्यूक्लियर की, उसको टारगेट करना कन्वेंशनल वेपन से पॉसिबल नहीं है। तो कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक वहां के ऊपर जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको टारगेट कर सकती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ये जवाब जो भी बना रहे हैं कि हम ईरान को किसी सूरत में नहीं मुसल्ला होने देंगे न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो ऐसी स्ट्राइक करके बैकआउट करेंगे, एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे? लेकिन इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, इसकी इंटरनेशनल, उस्मान साहब, लगता नहीं बैकआउट कर सकेंगे, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर हमला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तो फिर जाहिर है ईरान के जो इत्तेहादी हैं, जो अमेरिका के मुखालिफ हैं, वो भी इस जंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जंग का दायरा जो है वो खुदा न खास्ता वसी हो जाएगा, क्योंकि फिर जवाब देना जो है वो ईरान के लिए भी नागुज़ीर हो जाएगा, और जो ईरान के इत्तेहादी हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनकी भी फिर ऑब्वियसली बस हो जाएगी। सारे चीज़ों में नज़रें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही जमी हुई हैं कि क्या करते हैं, और अगर वो चाहें तो अमन हो सकता है, और अगर वो इस जंग को तूल देना चाहें तो फिर ईरान भी पीछे नहीं हटेगा और पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। पर हम दुआ गो हैं कि कुछ बेहतर रास्ता ही निकल सके। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतें और कमर तोड़ महंगाई ने आम और मुतवसत तबके के लिए रोज़मर्रा की नकलो हरकत और सफ़र को इंतहाई मुश्किल बना दिया और महंगा भी बना दिया। और मुलाजमत पेशावर जो अफराद हैं या तलबा और रोज़मर्रा सफ़र करने वाले या रोज़ाना के तौर पर सफ़र करने वाले शहरियों के लिए अपनी ज़ाती गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मौशी तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी है, जब हम देख रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। तो ऐसे में जी रिवायती राइड शेयरिंग ऐप्स के भारी किरायों ने भी आम मुसाफिर की जेब पर इजाफी बोझ डाल रखा है। और ऐसे हालात में हर शहरी की यही ख्वाहिश है और ज़रूरत भी है कि उसे सस्ती और महफूज सवारी का कोई ना कोई मुतबादिल मैसर हो सके। उज़ैर, बिल्कुल महम, और इसी मौशी बहरान और अवामी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में कार पूलिंग का एक नया और मुनफरिद मॉडल सामने आया है, जहाँ मुसाफिर को पूरी गाड़ी बुक करने और उसका भारी किराया अदा करने की बजाय सिर्फ अपनी एक सीट का ही किराया देना होता है। इस सर्विस का सबसे अहम पहलू ख़वातीन मुसाफिरों के लिए जेंडर मैचिंग का खुसूसी फीचर है।
जिससे खवातीन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून के साथ सफ़र कर सकती हैं। ये सर्विस रिवायती टैक्सी ऐप से कितनी मुख्तलिफ और सस्ती है, इन्हीं तमाम दिलचस्प मौशी और टेक्नोलॉजी से मुतालिक सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे स्टूडियोज में बानी राइड मेट जमशेद राशिद साहब। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपके वक्त का बड़े स्मार्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रूममेट भी सुना है, क्लासमेट भी सुना है, सोलमेट्स भी सुना है। ये राइड मेट क्या है, कहाँ से आया है और क्या आइडिया है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 लोग नहीं भूले जा सकते, रूममेट, राइडमेट और तीसरा आपका क्लासमेट। और जिनका सोलमेट नहीं मिल रहा वो भी नहीं बोल पाते। वो स्पेशल मेरा ख्याल है कि अब राइडमेट ना सोलमेट में ढूंढने में भी हेल्प करेगा। तो उसमें आपने जेंडर मैचिंग रख दी। तो सर ये कॉन्सेप्ट आया कि बेशुमार गाड़ियां सड़कों पे सुबह के वक्त खासकर या पीक आवर्स के अंदर दंदनाती फिरी हैं। मोर देन 80% गाड़ियां, लाखों गाड़ियां खाली आती हैं और वहीं वो मुसाफिर जो बेचारे बस स्टॉप पे खड़े सड़कों पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रैवलिंग का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड है, बहुत थोड़ी है, और जो दूसरी प्राइवेट राइड्स हैं या टैक्सीज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो कहीं ना कहीं ये गैप फिल करने के लिए जो ऑलरेडी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं इनका स्मार्ट इस्तेमाल होना चाहिए था। इससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी कम होगी, अल्टीमेटली ओवरऑल एनवायरमेंट डैमेजेस भी कम होंगे। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, ये रिवायती जितनी भी हम ऐप्स देखते हैं वो कहता तो यही है कि ऑफर आपकी मर्जी की, वो आपकी मर्जी की भी डाल दो तो ऐसा आपको जलील करते हैं आपकी मर्जी की ऑफर में, वो आपकी ऑफर के बाद एक और ऑफर आती है, ऑफर आती है जी। तो वो बड़ा ट्रबलिंग होता है कि कहा यही जाता है हमें, मतलब एक बड़ा लिखा होता है आपकी ऑफर, आप अपनी मर्जी से राइड को चूज करें, वो आप कर भी लें तो आपकी चॉइस पर कभी भी इत्तेफाक नहीं कर पाता। तो ये कितनी सस्ती है, ये कितनी आवाम को फायदा देगी? एक्चुअली वो कहते हैं कि आपकी ऑफर वाला हमने कॉन्सेप्ट नहीं रखा, हमने वो प्राइस दे दी है जो कि एक आम बंदे की जेब के बिल्कुल एन मुताबिक है। अगर कहीं पे अगर आपको दूसरी राइड हेलिंग ऐप 1500 रुपए तक राइड देती है, हम उसको 60-70% नीचे लेते हैं, बिकॉज शेयरिंग है ना। फिर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 लोगों का इंतजार नहीं करना कि पैसे डिवाइड होंगे। यहाँ पे आप अगर इंडिविजुअल भी ट्रैवल करते हैं तो आपको अपनी सीट के पैसे देने हैं। और मज़ेदार चीज़ जो कि शायद आपको दूसरी ऐप में ना मिले, यहाँ पे आपको सर टॉप ए लाइन गाड़ियाँ मिलेंगी, MG, स्पोर्टेज, सिविक। मेरा ख्याल है कि हम उस रक्शे वाले दौर ये तो खुद ही खत्म हो जाएंगे कि भाईजान आपने हमने एसी वाली बुक की थी, आपने एसी नहीं चलाया, विंडो नीचे कर दी। अक्सर औकात पैसेंजर खवातीन वो हमसे पूछते हैं कि कैमरा कहाँ लगा है, प्रैंक कहाँ हो रहा है। लिटरली जब आप 500 में MG में जा रहे हैं तो हम सलाम करते हैं उन दोस्तों को जो MG में लेके जाते हैं 500 में। एक्चुअली वो सब टैक्सी ड्राइवर नहीं है ना, ऑफिस गोइंग लोग हैं, तो उनका तो खर्चा पानी निकल रहा है, पेट्रोल का पानी निकल आता है या गाड़ी का मेंटेनेंस निकला है। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, हमें ये बिल्कुल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया माइंड में, इसलिए आप पहले करें। मैं अपना हिसाब पूछने लगी थी कि ऑफिस लाते हुए मैं भी यानी कि सवारियां ला सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। यहाँ पे जो आपने शुरू में बात की, तो खवातीन को आज तक कभी इस तरह से प्रॉपर कोई ऐप नहीं मिली। यहाँ पे खवातीन खासकर ड्राइवर अपनी ऐप में अपनी आईडी क्रिएट करेंगे और वो अपने साथ सिर्फ खवातीन पैसेंजर्स को लाने का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे गिरदोनवा में ही होते हैं, उन्हें पैसों से लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें ये होता है कंपनी जरा मिल जाए, बोरियत जो है वो दूर हो जाए, गपशप होती रहे, इसलिए हम अपनी मार्केटिंग में ये सारे टूल्स यूज करते हैं कि कुछ लोगों की प्रायोरिटी, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को लेकर बड़े कंसर्न है, इससे ऑटोमेटिकली माहौलियाती लूदगी कम होगी, सड़कों पे रश कम। अब मैं शाम को फंसा हूँ, फजूल सा म्यूजिक सुन रहा हूँ, वहीं साथ 2 अच्छे लोग बैठे हो, लाइक माइंडेड लोग जिसे हमें कहते हैं, तो गपशप करने का मजा आता है, आपका सफर जो ना बेहतर हो जाए। अच्छा, जेंडर मैचिंग की तो आपने ऑप्शन दी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी ऐप्स के ऊपर फेक अकाउंट बने हुए हैं, अकाउंट एक है, गाड़ी और है, तो इधर भी अकाउंट खातून का है, आप भाई साहब रहे हैं, तो जेंडर मैचिंग कहाँ रह गई? सर वो देखें, पहली राइड जो होती है के नाम से अकाउंट और अंदर कुछ और नहीं, सारी क्यूटी खातून घर बैठ के कह रही हैं कि मैं आज बिजी थी तो मेरे भाई आ रहे हैं आज सारी क्यूटी पाइज हमने पकड़ ली है। तो उसमें ये होता है कि हम CNAC लेते हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन का मॉडल। अगर जेंडर चेंज होता है, राइडर को अथॉरिटी है, वो राइड लेता ही नहीं। जबरदस्त। पैसे पहले आ चुके हैं, आपने अगर राइड छोड़ भी दी ना, आपको पैसे मिलेंगे। पैसे में अच्छा, अगर पैसेंजर ने गलती से जेंडर चेंज करके बैठने की कोशिश की, राइडर से अलाउ नहीं करेगा और उसके पैसे भी कटेंगे। तो इसलिए कोई इस तरह का जो कह लें कि हल्का मजाक नहीं करता, उसकी जेब पे भारी हो जाएगा। जबरदस्ती, वेरी गुड। अच्छा, फिर ये बताएं कि क्या आपका अंदाजा है सड़कों पर कितना गाड़ियों का बोझ जो है वो कम होगा, पेट्रोल की कितनी बचत होगी, माहौल कितना बेहतर होगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी आप लोग एक तरह से ये काम कर रहे हैं। पेट्रोल का जो इंपोर्ट बिल है उसका सुनते हैं कि जनाब वही बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या क्या हम देख रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको 2-3 स्टैट्स बताता हूँ। एक आम गाड़ी, सॉरी एक आम दरख्त जो है वो सालाना 22 से 25 किलो CO2 मिशन ऑब्जॉर्व करता है। एक दरख्त, जवान दरख्त जिसे हम कहते हैं। एक गाड़ी जो बहरिया से मिसाल के तौर पर डेली गुलबर्ग आ रही होगी, हम लाहौर की मिसाल ले लेते हैं,
यहाँ पे ये गाड़ी 3 दिन में इतना CO2 इमिशन छोड़ती है। अब इमेजिन करें कि वो हफ्ते में 2 दरख्त लगाए, उनको जवान करे, उसके इक्वलेंट CO2 इमिशन उससे बचानी है। नाउ दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग, किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हमारी ऐप हर दूसरी राइड के ऊपर इतने ज़्यादा CO2 इमिशन सेव करी, बल्कि ऐप में बताया जाता है, सिर्फ पैसे नहीं कमा रही, बताया जाता है कि जनाब अली ने कितने पैसे कमाए, मैंने कितने पैसे कमाए और कितना CO2 इमिशन सेव किया। तो माहौलियाती लुदगी कम हुई। लाहौर के अंदर तकरीबन समझे 5 से 6 लाख गाड़ी डेली ट्रैवल करती है प्राइवेट कैपेसिटी में, जिसमें मिलियन से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम अवेल नहीं कर पा रहे, ज़ाया कर रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही वाकई बहुत अच्छा इकदाम है। और लेट्स सपोज चलें, अगर जो कमाने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई इतनी इनकम बन पा रही है जो बाकी ऐप्स में बनती है सालाना, वो कितना निकाल सकेगा? राइडमेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी तरह आया कि हम लोगों को एक साइड इनकम के तौर पे दें। हमें रिसेंटली एक फंडिंग भी हुई थी छोटी सी, उनका फंडिंग का जो मेन क्राइटेरिया था कि आप जॉब्स क्रिएट करें। हमारा प्लान इंशाल्लाह 2028 के आखिर तक हम 30,000 नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। जबरदस्त। आप अपनी गाड़ी पर डेली दफ्तर आते हैं, आपको पार्ट टाइम नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से लोग मंथली 70,000 से 1 लाख तक पैसे कमा सकते हैं एक नॉर्मल रूट के ऊपर। यानी अच्छा शेयर जो है वो ड्राइवर को मिल जाता है, Definitely. ऑनर को, बल्कि Honor, जिसकी आपने टर्म मुतारिफ करवाई है, कैप्टन भी नहीं, सीधा ऑनर। समझता, इट्स ऑनर। कंपनियां कहती हैं कैप्टन ड्राइवर, वो कहीं ना कहीं वो कैप्टन का मतलब भी जहाज चलाने वाले होता है। वी यूज द वर्ड कार ओनर। आपकी डिग्निटी कहीं हर्ट नहीं होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। ये कारपूल का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट लाएगा, एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस बनेगा। अच्छा, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि हम देखते हैं कि लोग इस तरह से करते हैं कि उन्होंने ऐप्स रखी हुई हैं, दूसरी ऐप्स हैं, वो घर से निकलते हैं, किसी का घर दूर है, ऑफिस दूर है, फासला ज़्यादा है, तो वो ऐप ऑन करते हैं, वहाँ से उन्हें वो राइड मिल जाती है डेली बेस पे। तो उसका रेंट देखा जाए तो वो ज़्यादा बनता है, लेकिन आपका चूँकि कम बनता है, आप चूँकि सहूलत दे रहे हैं पैसेंजर को, तो फिर लोग आपको क्यों प्रेफर करेंगे, कार ओनर्स आपको क्यों प्रेफर करें? देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बहुत इजी है। अगर मतलब किसी दूसरी राइड से उसे 1000 रुपये मिलता है जी, यहाँ पे एक सवारी से उसे 400 मिलेगा। अब 1000 तो दूर है, यहाँ हम 400 दे रहे हैं, लेकिन हम उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो 2, 3, 4 सवारियां बैठा सकता है, जो कि बाकी ऐप में एक बैठी या 4 बैठे, आपको 1000 ही मिल रहा है। ये रेज कि आप 1 से 2, 1 से 4, 2 से 800, 3 से 1200 रुपए कमा सकते हैं। इवन चौथी अगर आपको मिल गई, वैसे चौथी पाकिस्तान इस्लाम में तो जायज़ है, लेकिन गाड़ी में अगर आपको मिल गई तो डेफिनेटली वो फिर आप सर 1600 पे जाएंगे। तो राइडर या जो हमारा कार ओनर है वो उससे पैसे भी ज्यादा कमाएगा, और वो जो डेली की ढूंढने वाली ज़लालत में कहूँगा आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, उधर से ऑफिस जाना लेट हो रहा था। नहीं तो अगर कोई सवारी जो है वो बच्चा ले आती तो क्या कहेगा, ड्राइवर के गोद में कर लें। उज़ैर ने तो बस नीटी ग्रीटी है। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपके वक्त का। और वाकई जी, अगर इस तरह की ऐप हो, प्राइवेट ऐप्स इस तरह से तारीफ करवाई जाए और जो महफूज अच्छा आइडिया है और प्रमोट भी करना चाहिए, बड़ा जबरदस्त काम है। और खवातीन के लिए इतनी जबरदस्त इसमें सहूलत मिल रही है तो और ही 4 चांद लग गए। मैं तो बड़ी जो भी खवातीन माहम के साथ सफर करना चाहती हैं वैसे भी कमाएं, तो पैसे कमाने वाला अच्छा तरीका है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अब, और पाकिस्तान की मईशत और ज़राअत इस वक्त अगर हम देखें एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ IMF की अगली किस्त के हुसूल के लिए हुकूमत ने एक और सख्त इकदाम उठाने की तैयारी कर ली है। और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत IMF के सख्त मुतालिबात पूरे करने और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए सूबों के इश्तराक से एक ज़राई इनकम टैक्स की वसूली पर काम कर रही है, जिसके तहत काश्तकारों पर इनकम टैक्स आयद करने, उनसे टैक्स गोशवारे वसूल करने पर गौर किया जा रहा है। वैसे फाइनली ये हो रहा है, कोई और भी टैक्स नेट में आ रहा है। और इस मंसूबे के तहत ज़राई इनकम टैक्स की वसूली और टैक्स रिटर्न्स के तयशुदा जो टारगेट्स हैं उनको हासिल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को 30 सितंबर 2026 तक की हतमी मोहलत देने का फैसला किया गया है। एक ऐसे वक्त में जब किसान पहले ही महंगी खाद, डीजल, बिजली के भारी बिलों और फसलों की नामुनासिब कीमतों के बायस शदीद बहरान का शिकार हैं। ज़राई इनकम टैक्स का ये नया बोझ ज़राअत और आम किसान पर क्या असरात मरतब करेगा और जागीरदारों का मफाद किसमें, इन्हीं सवालात के जवाब जान लेते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि पाकिस्तान में ज़राई ज़मीन की मिल्कियत की पोजीशन क्या है, एक आम काश्तकार और जागीरदारों के पास ज़मीन की मिल्कियत का कितना फ़र्क है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका ये सुनो चैनल का। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो अब बहुत छोटा काश्तकार या ज़मींदार कहें रह गया है। तकरीबन कोई 95% से ऊपर जो है वो छोटा काश्तकार, जिसे हम 1 एकड़ से
12 एकड़ के अंदर हम लेते हैं, तो उससे कहते हैं गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। हुकूमत के जो फैसले हैं इसी तरह IMF के कांधे पे रख कर ये किसानों के साथ अच्छा सलूक जो है वो नहीं हुकूमत कर रही। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम तो कोई होता नहीं है, एक दम से फैसले लिए जाते हैं और आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती। आप ये देखें कि टैक्स तो पहले से मैं दे रहा हूँ, आबियाने की शक्ल में दे रहा हूँ। सही, सही। आबियाना आप हैरान होंगे कि जो पहले मैं 100 रुपए देता था एकड़ का, तो अब इस वक्त जो है वो मैं 2000 और 3000 रुपए तक वो मैं देता हूँ। अच्छा। इसी तरह आप देख लें कि जिनके बागात हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं आम, वो टैक्स देते हैं। मैं ट्रैक्टर खरीद करता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। मैं डीजल खरीद करता हूँ, टैक्स देता हूँ। मैं पेस्टिसाइड खरीद करता हूँ कि उसके ऊपर लिखा होता है प्लस टैक्स, जी, टैक्स जी, देता हूँ। जी। आप देखें ये किसान एक ऐसी कम्युनिटी है, ये ज़राअत जो है वो कोई मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। तो बुखारी हुकूमत साहब, को जब ये आप टैक्स सोचना देते हैं, चाहिए। हर चीज हो रही है, टैक्स की मद में जा रही है, फिर ये इजाफी टैक्स है, क्या है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्यों फिर किसानों पर मजीद बोझ डालने की कोशिश की जा रही है, मकसद क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए मैम, ये ज़राअत को तबाह करना चाहती है और तो कुछ नहीं है। आपने देखा कि फसलों के रेट हमें नहीं देते। ये दुनिया में नहीं देखते कि जहाँ पे ज़राअत तरक्की कर रही है या ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, वो क्या मॉडल है। मतलब ये किसी से सीखते भी नहीं है कि भाई कुछ सीखे, कुछ देखे कि भाई किस तरह से। आप देखें अपने नेबर कंट्री जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, आप उसके पंजाब को आप देखें और वहां पे जो है वो कोई इस तरह से टैक्स नहीं है। फिर आप असेसमेंट किस तरह करेंगे? आप तो इतने बड़े बड़े बिल जो है वो भेज देंगे, फिर कहेंगे कि उसकी तस्दीक कराएं। अभी जो आबियाना आ रहा है, आप यकीन करें कि अगर मेरी 1 एकड़ जमीन है तो मुझे 10 एकड़ का आबियाना आ गया। और फिर कहते हैं कि जी आप आए दफ्तर में तो हम आपको ठीक कर देंगे। फिर मैं वहां दफ्तरों के जो है वो चक्कर लगाऊं। इसी बुखारी तरह साहब, ये भी होगा। हमें वो आप बिजली के देखिएगा, बिलों वाला ही मामला लग रहा है कि जायद जो है वो ओवरचार्ज कर दिया जाता है और फिर आप जाते हैं और फिर ठीक करवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। हमें ज़रा लास्टली आप ये बता दें कि आप कह रहे हैं काश्तकार जो है वो 12 से 15 एकड़ के दरमियान होता है, एक छोटा काश्तकार। जागीरदार जो हैं, क्या वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या आप समझते हैं कि जिसकी इस हद से ज़्यादा ज़मीन है उनसे ये टैक्स लिया जाए तो ठीक है, और इन केस अगर हुकूमत आपके मुतालिबात नहीं मानती, ये टैक्स लागू कर देती है, फिर आपका अगला लाहे अमल क्या होगा काश्तकारों का, किसानों का? की गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है कि जिसकी कोई 1000 एकड़ 2000 एकड़, अच्छा, वो चंद अब रह गए हैं फ्यूडरल जिन्हें हम कहते थे, या जागीरदार का एक लफ्ज, कि जिनकी जागीर जो है सुबह से आप चलें तो शाम तक आप चलते रहे तो वो खत्म नहीं होती थी। अब वो बात नहीं रही। अब हर फैमिली में जो है वो तकसीम हो गया है। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि ये टैक्स लगा के आप मजीद ज़राअत जो पहले ही बदहाली का शिकार है वो मजीद बदहाल होगी। आज ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और यहाँ पे लोगों के पेट भी भर रहे हैं। तो जब आप ये इस तरह से करेंगे, जिस तरह अब आपने देखा है कि गंदम जो है वो इम्पोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि उसकी मंजूरी भी दे दी है। तो इस तरह के जो इकदामात अगर लेंगे, बिल्कुल तो इस तरह के उससे इकदामात जो लिए है वो जाएंगे तो बहुत ज़राअत को भी नुकसान होगा और किसानों पर भी मजीद बोझ पड़ेगा। और जब किसान ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, जिस तरह बकौल आपके भी, तो कोई हुकूमत को सॉलिड पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। वक्त की किल्लत थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई हुकूमत को इस हवाले से कोई ठोस इकदाम, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि मजीद उन पर बोझ ना पड़े। अगर वो आबियाने की सूरत में कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मजीद इजाफी चार्जेस किस बात के हैं, तो वही बिजली के बिलों वाला हिसाब हो गया। तो हुकूमत इस पर नजरसानी करे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान प्रोग्राम में। अब कुछ बात कर लेते हैं डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी के हवाले से। और पाकिस्तान के नाज़रीन, डिजिटल और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए एक तारीखी और इंतहाई खुशाइंद पेशरफ्त सामने आई है। गूगल ने इस्लामाबाद में अपने मकामी दफ्तर के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया है और हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस अहम कदम से मुल्क की IT इंडस्ट्री को एक नई समत और ज़बरदस्त तेज़ी मिलेगी, जबकि नौजवानों को मसनूई
जहानत, गेमिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे शोबों में आलमी मयार की महारतें हासिल करने के बेशुमार मौके भी मैसर आएंगे। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होगी, मईशत को भी सहारा मिलेगा। बिल्कुल जी। और गूगल की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल जेमिनाई की 1 साल की मुफ्त सब्सक्रिप्शन का ऐलान भी किया गया है, जो कि तलबा की तालीमी और तहकीकी सलाहियतों में निखार लाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा गूगल हुकाम का ये भी बताना है कि गुज़श्ता 10 बरसों में कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर 3.9 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद की मौशी सरगर्मी पैदा की और 9,60,000 से ज़ायद रोज़गार के मौक़ों को सहारा दिया। तो गूगल की पाकिस्तान आमद के बाद अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है, इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। और इसके मौशी और तकनीकी असरात देने के लिए ज्वाइन किया है IT एक्सपर्ट इरफान मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपके वक्त का वेलकम। आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि गूगल का इस्लामाबाद में दफ्तर खोल लेना ये पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और मईशत के लिए किस हद तक गेम चेंजर साबित होगा? ये एक एक्सेलरेटर का रोल प्ले करेगा सारी चीज़ों में। सिर्फ मैं कहूँगा कि IT में नहीं, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स, इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी, हर इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब आप के यूथ इंपावर होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंपावर होती है, आपकी IT एक्सपोर्ट पावर होती है, तो इसका इम्पैक्ट इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन मैं जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देख रहा हूँ ना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही इसके आने की वजह, अगर आप गूगल की सारी स्टेटमेंट्स को देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि गूगल का ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे टैलेंट, हमारे लोगों के टैलेंट, पैशन और IT के साथ जो हमारी एक पोटेंशियल IT में उसकी वजह से। और होगा क्या कि ये यूथ है, हमारी स्ट्रेंथ है यूथ इंपावर। अब इंपावर कैसे होगा? एक तो गूगल ने आके जो लर्निंग है वो फ्री कर देनी है। बहुत ज्यादा कोर्सेज जो हमारे यहाँ बिक रहे हैं, गूगल के जो लर्निंग मैकेनिज्म है वो तेज हो जाएगा। फिर जो लर्निंग के लिए जो टूल्स चाहिए होंगे, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो फ्री हो जाएंगे। तो ये जो यूथ एम्पावरमेंट का फैक्टर है, ये आपके आने वाली एक पूरी जनरेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद स्टार्टअप, हमारे स्टार्टअप्स का फेलियर रेट बहुत हाई था, क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में फंसे हुए थे, कुछ लोगों के पास टूल्स नहीं थे, हार्डवेयर की लिमिटेशंस थी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, टूल है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उस पे इम्पैक्ट होगा। फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी आएंगी और उसके बाद तो फिर एक डोमिनो इफेक्ट है जो चलेगा। सो प्राइमरीली आई सी के जो हमारी यूथ एम्पावरमेंट पे इफेक्ट आएगा वो कई जनरेशन तक चलेगा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने वाली हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गूगल की आमद के बाद अब जितनी भी दीगर आलमी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान में अपने दफातर खोलने में कोई दिलचस्पी दिखाएंगी? इसमें कोई शक नहीं है, ये एक ओपनिंग है बहुत सारी कंपनीज के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये ओपनिंग है। लेकिन हमें इस ओपनिंग में एक चीज का ख्याल रखना है, जब कोई भी इतनी बड़ी कंपनी आपके मुल्क में आती है ना, उसको देख के फौरन कोई डिसीजन नहीं लेता, उसकी आउटकम पे डिसीजन लिया जाता है। उस कंपनी के आने के बाद उस कंपनी का इम्पैक्ट क्या हुआ उस कंपनी को और उन लोगों को जहां उन्होंने वो कंपनी खोली। सो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें कैश करना पड़ेगा एज ए कॉम, फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टूडेंट। अगर हम इसको लेवरेज करते हैं और हम इसको वो देते हैं जो वो एक्चुअली यहाँ ढूंढने आए हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी पाकिस्तान आएगी। इंशाल्लाह चले। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, गूगल का कहना है कि पाकिस्तान में वो लाखों मुलाजमतों का सबब बनी है, तो मकामी दफ्तर खुलने के बाद नए रोजगार के कितने मौके जो है वो मैसर आ सकेंगे आपके नजदीक? देखें, बहुत ज्यादा, लेकिन हर बंदे को गूगल ने डायरेक्टली जॉब नहीं दी कि मैं आपको हायर करता हूं। इसमें गूगल ने स्टार्टअप्स को एम्पावर करना है और उन स्टार्टअप्स ने आगे लोगों को हायर करना है। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मुझे राइट टूल मिल जाता है, राइट हार्डवेयर मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, मैं क्या करूंगा? मैं लोगों को हायर करूंगा ना। तो एक तो जो स्टार्टअप्स को एम्पावर किया गया वो फर्दर जॉब्स क्रिएट करेंगे, और दूसरा हमारे लोग जो हैं वो बहुत सारी, एक बड़ा सेगमेंट है जो जॉबेबल ही नहीं है। उनके पास एजुकेशन है लेकिन वो स्किल नहीं है जो जॉब के लिए चाहिए होता है। गूगल उनको जॉबेबल बना देगा। तो एक तरफ हम जॉबेबल बन रहे हैं, एक तरफ एंटरप्रेन्योर्स करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, और फिर वो फर्दर जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो बहुत जॉब क्रिएट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सही, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स भी हैं जो आगे क्रिएट भी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अच्छा, हुकूमत का ये जो $30 अरब IT बरामदात का हदफ है, ये कितना हकीकत पसंदाना है और गूगल जैसे इदारे इस हदफ के हुसूल में कितना किरदार अदा कर सकते हैं?
ये बिल्कुल रीजनेबल है, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। और गूगल के आने के बाद तो अगर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ एज ए कॉम, एज ए प्लान हम इस पे करें तो ये कोई बड़ा हदफ नहीं है। लेकिन चैलेंज तब आता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इस अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेवरेज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप 100 लोगों को 1 साल के लिए जेमिनी फ्री दे दें। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लें या एजुकेशन ले लें या एम्पावर्ड हो जाएं। डिपेंड करता है कि जो हमें लेवरेजेस मिल रही हैं हम उसका फायदा कैसे उठाते हैं। ये ना वो अपने इमोशंस का इजहार करें, उससे पूछ रहे हो बताओ आज मैं क्या खाऊं, या अपनी तस्वीर उससे एडिट करवा रहे हो। तस्वीरें एडिट कर दो। एग्जैक्टली ये माइंड्स देखें, गूगल आ गया, गूगल इज अ टूल। आप समझे कि गूगल इज एन एम्पावरिंग टूल। हमने अगर इस टाइम पे यूथ पे, उनके माइंडसेट पे काम किया, उनकी डायरेक्शन पे काम किया, तो क्या होगा कि 30 तो छोड़े 60 और 100 तक भी बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी हम क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जेमिनी है बट यू कांट अफोर्ड अ लैपटॉप। गूगल लैपटॉप नहीं देना। आपके पास जेमिनी है, यू कांट अफोर्ड अ स्कूल। आपके पास जेमिनी है, यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जेमिनी? सो दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। गूगल आ गया, इसका लेवरेज, इसका फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको संजीदा होना पड़ेगा। सही, सबको संजीदा भी होना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो फ्री क्या कोर्सेज हो सकते हैं? गूगल क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकता है या करवाने वाला है जिससे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ? जी बताइएगा। गूगल ने कराई है। गूगल के बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, गूगल की बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारे गूगल के कोर्सेज तो ऑलरेडी चल रहे हैं। गूगल के आने से पहले भी गूगल ने बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऑलरेडी फ्री दी हुई है। तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमारे पास एक्सपोजर और अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये तो पहले भी था। आप उनको गूगल एक्सेलरेट करेगा। देखें, अगर गूगल की सर्टिफिकेशन है, आपने गूगल से सर्टिफिकेशन की है, तो आपकी रेलेवेंसी स्टैब्लिश हो जाती है ना गूगल से, तो आपके लिए और ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ जाती हैं। वो ऑलरेडी गूगल के आने से पहले से हैं। बट प्रॉब्लम ये है अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोजर नहीं है हमें। और अब गूगल क्योंकि आ गया है तो आई अज्यूम, ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सारे इरफान साहब हमें ये भी बता दें कि गूगल के आने के साथ बिल्कुल ये बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है, बहुत फ़ायदा होगा। ये भी बताइएगा, गूगल फ्लो ऐप का बड़ा हम चर्चा सुन रहे हैं, क्या इस तरह की जो ऐप्स हैं इनकी सब्सक्रिप्शन फीस जो है या तो बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है कुछ अरसे के लिए, या उसको कम किया जा सकता है गूगल की जानिब से? ऐसी भी कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, हमने समझना है कि जेमिनी और जो बाकी ऐप्स हैं, इनमें से कुछ ऐप्स हैं जो रीजनेबली कम टोकन कंज्यूम करते हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन जो फ्लो जैसी ऐप हैं वो रीजनेबली एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग। लेकिन वो फ्री होंगी या उनकी कॉस्ट नीचे जरूर आएगी, और उनका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप लिटरली एक बंदा $1 मिलियन तक पहुंच सकता है, और रेट्स पे फर्क आएगा। पर 1 साल जो ये आपको दे रहे हैं ना, 1 साल में टोटल गेम चेंज हो सकती है अगर सही इस्तेमाल किया। सही, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं। अब ये हम पर है कि कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी, इंटरनेट या सोशल मीडिया के हवाले से यही कहा जाता है कि बहुत बड़ी अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, वरना आप ख़राब करना चाहें तो फिर वही वाली बात है कि जिस तरह से आप इमोशंस अपने पूछ रहे होते हैं, आप खाने पीने का पूछ रहे होते हैं, क्या करूं आज, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा मूड ऑफ है, ये सवाल पूछने के बजाय वाकई आप कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, और अपना गेन इसमें आपने क्या हासिल करना है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए एज अ कॉम, जिस तरह से कह भी रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की पुरअसरार हलाकत और सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम ने एक बार फिर निज़ाम इंसाफ पर संगीन सवालात उठाए हैं। 28 जुलाई को पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले मीर रज़ा की लाश जब गुलिस्तान जौहर से बरामद हुई तो पुलिस ने रिवायती लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए बग़ैर किसी तफ्तीश के उसे फौरी तौर पर ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। लेकिन मकतूल के मज़लूम वालिदैन और कानूनी टीम की मुसलसल जिद्दोजहद, अदालती हुक्म पर होने वाली कब्रकुशाई और दूसरे पोस्टमार्टम के दौरान सामने आने वाले शवाहिद ने पुलिस के इस मनगढ़ंत बयानिए को और जो बयान थे उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। पुलिस की संगीन गफलत और मशकूक रवैये के खिलाफ वालिदैन और वकील की आला हुकाम से मुसलसल फरियाद के बाद वफाकी हसास इदारे ने तमाम तफ्तीश और इकट्ठे किए गए शवाहिद का असर नो जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। अब देखना ये कि मज़ीद आगे क्या होता है इसमें।
बिल्कुल जी, एक तरफ लाश के करीब से मिलने वाली 2 घंटे 17 मिनट की सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस की अपनी मोबाइल और मशकूक अफराद की पुरस्कार मौजूदगी साबित हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि जामिया कराची की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ने तस्दीक की कि मीर रज़ा के दोनों हाथों पर गन पाउडर मौजूद था और देखा जाए तो 13 में से 9 अहम फॉरेंसिक नमूने भी ज़ाया हो चुके हैं। मकतूल के वकील जबरान नासिर ने वज़ीर आला सिंध को बाकायदा ख़त इरसाल करके साबिका तफ्तीशी टीम और ज़िम्मेदार अफसरान की मुअत्तली का मुतालबा किया। तो आखिर कौन है जो इस केस पर असरअंदाज हो रहा है, ये जान लेते हैं। मकतूल के वकील जबरान नासिर साहब हमारे हैं। बहुत शुक्रिया जबरान नासिर साहब, आपके वक्त का वेलकम। इस साल के आगाज में हमें याद है कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल का वाक़या पेश आया था। उसके वर्षा अभी तक अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अब एक और नौजवान मशकूक हालत में मारा गया है। आखिर पुलिस इसे खुदकुशी का रंग देने पर बज़िद क्यों थी आपके नज़दीक? और हसास इदारे भी इस केस को अब देख रहे हैं, तो क्या आप पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई देख रहे हैं आने वाले दिनों में? परे है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप अभी तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर अभाम क्यों ढूंढ रहे हैं, आप उसी कंट्रोवर्सी को क्यों आगे लेके चल रहे हैं और आप उसी फॉल्स नैरेटिव को, उसी फरेब को जो पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिसमें मुब्तला किया था पूरे शहर को और मीडिया को, उसको परपेचुएट कर रहे हैं, उसको और जिंदगी दे रहे हैं, तकवीत दे रहे हैं कि ये सोसाइटी है, जबकि क्राइम सीन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है। और आप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे जो गलतियां, जो खामियां या जो दानिस्ता तौर पे जराइम पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने किए हैं, प्रॉपरली, टाइमली, एफिशिएंटली एविडेंस को प्रिजर्व ना करके, जानबूझ के दायरा कार तफ्तीश का बहुत महदूद करके एक बंद गली में ले जाना केस को सुसाइड की तरफ। और अगर उस वजह से अब आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही है तो बजाय इसके कि आपका खुलासा आवाम के सामने करें, आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल से गुजारें सिंध पुलिस को और आप अपने अफसरों को सस्पेंड करें और उनको निशाने इबरत बनाएं। आप सारा का सारा मलबा जो है उस नौजवान पर डालना चाह रहे हैं कि नहीं जी उसी का कसूर था, उसने खुदकुशी कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। अच्छा, स्मार्ट वॉच या मोबाइल डेटा और जियो फेंसिंग से क्या मालूमात मिल सकी हैं और क्या डिवाइसेस के क्लाउड डेटा से आखिरी मिनट्स की जो सरगर्मियां होती हैं उनका पता चल सका? ये केस शुरू में जिस तरह से हम देख रहे थे पुलिस की तरफ से हैंडल किया गया, आपको उम्मीद है कि किसी भी सूरत इंसाफ हो सकेगा, इंसाफ मिल सकेगा? उन डिवाइसेस को अभी तक हमारी नॉलेज के मुताबिक अनलॉक नहीं किया गया है। हमने इनको सारी तफसीलात दे दी थी, एप्पल को कैसे कांटेक्ट करना है, मेटा को कैसे कांटेक्ट करना है। अब वो आगे खत भेजना या अदालत से रब्ता करना, उसके लिए वो काम है हुक्काम का, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इख्तियार है इस मामले के अंदर लिखने का इन कंपनीज को, जिनको फिर वो ताउन करते हैं। और मगर जो उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा है उससे जो बात सामने आई है वो ये है कि वो आखिरी लम्हात तक सोशल मीडिया पे बेशक बाकी ऐप्स पे एक्टिव ना हो, वो एप्पल का जो इनबिल्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है आई मैसेज, उस पर किसी से राब्ते पे था और उसको बाकायदा एक जगह की लोकेशन भी आई थी जिसको उसने क्लिक किया था, तो यकीनी तौर पे वो जिससे बात कर रहा था उसी के पास जा रहा था और वहीं से शायद हमें कोई ट्रेस, कुछ शवाहिद मिल जाए। या जिन लोगों ने इसके आई क्लाउड अकाउंट के अंदर लॉग इन किया इसके इंतकाल के, इसकी शहादत के 3 दिन बाद 31 तारीख को, उनको अगर सुराख लगा लिया जाए, या जिन्होंने लॉग इन क्रेडेंशियल्स चेंज कर दिए हैं कि अब जो ईमेल एसोसिएटेड है इसके आई क्लाउड के साथ या जो फोन नंबर एसोसिएटेड है इसके आई क्लाउड के साथ, वो रिकॉर्ड बता रहा है कि वो रजा का अपना नहीं है। तो जिसका है उससे सवाल करें तो शायद कुछ चीजें सामने आ जाएं, मगर मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा ये। बिल्कुल, आपने बहुत सारी मालूमात जो हैं वो फराम की है इदारों को और कॉपरेट किया। जबरान साहब, अब मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर की तरफ से जमानत की तलात भी आ रही हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें तो संगीन गलतियां जिसमें की गई थी और जो उसका जिम्मेदार था MLO डॉक्टर उसामा, 25 दिन बाद उससे तफ्तीश की गई, शामिल तफ्तीश उसे किया गया। 13 में से 9 अहम फॉरेंसिक नमूने जो हैं वो ज़ाया होने का भी इंकशाफ हुआ है। तो इस मुजरिमाना गफलत का बराह रास्त आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अगर कोई फॉरेंसिक नमूना ज़ाया हुआ है तो एग्जीबिशन के अंदर पूरी बॉडी अपनी असली हालत में तो नहीं होती ना। जब आप 10-11वें दिन जो काम पहले दिन कर लेना चाहिए था, चूंकि जो खत था ये तकरीबन 7 तारीख को एग्जीबिशन हुई है, 8 तारीख को जो खत था वो 3 तारीख को लिखा गया पुलिस सर्जन की जानिब से पुलिस को कि एग्जीबिशन कर ले, तो ये 4 तारीख को भी हो सकती थी, ये ताखीर क्यों हुई? जो सैंपल सील किए गए थे पहले पोस्टमार्टम के बाद 29 तारीख को, वो पुलिस ने लैब के अंदर 6 तारीख को क्यों दिए? क्या उनके भी ज़ाया होने का इंतजार कर रहे थे? अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़ाया नहीं हुए जी, और उनसे हमें सबूत हासिल होने में मदद मिल गई। और MLO साहब की गलती बिल्कुल थी कि उन्होंने ये अपनी तजिये में लिखा कि उनकी नज़र में गोली सामने से दाखिल हुई है, पीछे से दाखिल नहीं हुई, मगर इसकी ये तशरीह करना कि मरने वाले ने खुदकुशी की, ये कंप्लीटली टोटली 100% पुलिस की अपनी थ्योरी थी जो आज तक है, जिसपे वो कायम है, पूरे क्राइम सीन को और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करके। और बस जो मरहूम है, जो मकतूल है, जो शहीद है,
उसके कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई खामी ढूंढ रहे हैं, उसके अहद में, उसकी जीने की उमंग में कोई खामी कमजोरी ढूंढ रहे हैं कि शायद वो नहीं जीना चाहता था, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, उसके ऊपर बड़ा कोई किसी किस्म के मसाइल थे जिसने फैसला किया। वो अपने निज़ाम के अंदर नहीं देख रहे कि कहाँ से दबाव है आज तक और कहाँ गलतियां हुई हैं और कहाँ जराइम हुए हैं सबूत मिटाने के लिए, और किसको छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है। और अपनी साख बहाल करने के लिए ये सोचा जा रहा है कि अगर हम इसको कंफर्म कर दें मीडिया को और ये मंज बना के पेश कर दें कि जी स्टोरी कि ये सुसाइड है, तो पिछली वाली टीम का भी जो है कट्टा चिट्टा साफ हो जाएगा और हम भी अपने एक मौकफ पे खड़े होकर कोई कंक्लूजन दे देंगे। मगर अगर हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर दी, तस्लीम कर ली कि क्या गलती और जराइम हुए हैं और अपने लोगों का एहतसाब कर लिया, तो साख बहाल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये सोचना इनका बहुत गलत है। आप शायद अब एतमाद बहाल करेंगे अवाम का कि जी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पुलिस में है, हुकूमत में है, ये अपनी गलतियों का जो है जायजा ले सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और बेहतर सिमत के अंदर चीजों को लेके जा सकते हैं। मगर अभी तक ऐसा दुरुस्त होता नजर फरमाया नहीं आ आपने कि अगर इंसाफ करेंगे और इंसाफ होगा तो ही इनकी साख भी बहाल होगी और अवाम का एतमाद भी बहाल होगा। अच्छा, अगर हम तफ्तीश के हवाले से देख लें, लाश मिलने से ठीक एक दिन पहले मीर रजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए। आपको क्या खदशा है कि कातिल को पासवर्ड तक रसाई थी या क्या था? ये मीर रजा का अपना फैसला था, डिसीजन क्या था? ये वो क्यों लेना चाह रहे थे ऐसा डिसीजन? बिल्कुल, जो आखिरी लम्हात वो गायब हुआ है 4:30 बजे, उससे 1.5-2 घंटे पहले से उसके फ़ोन के ऊपर से ऐप्स डिलीट होना शुरू हो गई और वो अपने बाकी तमाम दोस्तों से जो है वो रसाई नहीं कर पा रहा था और सिर्फ आई मैसेज पे ही राब्ता कर पा रहा था, जिससे भी वो राब्ता कर रहा था। अब जिन्होंने उसका कत्ल किया, क्या उन्होंने उसका फ़ोन एक्सेस कर लिया था और हैक कर लिया था? चूंकि मैंने आपको कहा कि उसके कत्ल के बाद उसके आई क्लाउड के अंदर एक्सेस किया गया है। वो हो सकता है कि जब उसको मुखबी बनाया गया, उस पर तशद्दुद किया हो, तब उससे उसकी डिटेल्स हासिल की गई हो या पहले हासिल कर ली गई हो। ये सारे पहलू देखने के हैं कि हमारे जो बिल्कुल शुरू के खत थे पुलिस को, उनके अंदर हमने ये सवाल उठाए थे। हमारे अब तक टोटल 24 सवाल जो हैं वो हमने रीसेंट खत के अंदर भेजे हैं पुलिस को, जिनका हमें जवाब नहीं दिया जा रहा तफ्तीशी टीम के हवाले से, जो बहुत अभाम पैदा करते हैं कि आप कंक्लूड नहीं कर सकते कोई भी फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इन सवालों का जवाब दिए हुए। और ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है उसके डिजिटल प्रेजेंस के हवाले से, उसके दोस्तों की प्रेजेंस के हवाले से, उनकी लोकेशन के हवाले से, इसकी आखिरी गुफ्तगू के हवाले से, रेलेवेंट सीसीटीवी के डेटा के हवाले से, और जो मजीद इसके बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं और जो उसके हवाले से इसने खुद खदशात का इजहार किया था और जो खुद ये बेज़ाब्तियां दिख रहा था, उनके हवाले से, और जो इसके दोस्त अहबाब और बिजनेस पार्टनर्स का कुछ कंडक्ट रहा जिससे कुछ सवाल पेश आते हैं, उनके हवाले से। मगर नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। 23वां दिन है और 24 तारीख को इनको कोर्ट में कोई ना कोई रिपोर्ट जमा करानी है और उस दिन हमें समझ में आ जाएगी कि जी किस समत लेके जा रही है तफ्तीश को, और फिर वो अप्रोप्रिएट फोरम होगा कि हम टाइम भी होगा कि हम अदालत से या हाईकोर्ट से रब्ता करें। बिल्कुल, रिपोर्ट सबमिट करने का वक्त भी कम है। जिब्रान साहब, केस से जुड़ी नई मालूमात, वीडियो सामने आने का सिलसिला जो है वो 20 रोज़ बाद भी जारी है। लाश के मकाम से अगर हम देखें तो मिलने वाली जो 2 घंटे 17 मिनट की CCTV है, जो पुलिस मोबाइल है और जो मशकूक अफराद वहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या उनके बारे में पुलिस को जान सकी है, कोई मालूमात इकट्ठी कर सकी है? सवालनामा भी जी पुलिस को भेजा हुआ है, इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। ये कहाँ से आए, ये कौन थे, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप कोई भी हो, आपके घर पे 10,000 रुपए का चालान आ जाएगा, नहीं देंगे तो कुछ महीने बाद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी कर देंगे। मगर ये कौन थे जो एक बॉडी के इतराफ में घूम रहे थे, शायद उस बॉडी को लेके भी वहां पे आए हों, शायद कत्ल में भी ये मुलव्वस हों, 28 को भी नजर आए, 29 को भी नजर आए, इनकी शनाख्त नहीं हो पा रही, इनके व्हीकल की शनाख्त नहीं हो पा रही। ये तस्लीम करना जो है मेरे ख्याल में मेरी फहम से तो बाहर है और मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मगर इसरार कर रही है पुलिस की, निजी आप मान लीजिए, तस्लीम कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब मौजूद हैं तो फिर किसी के लिए भी ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है और शवाहिद जो हैं उनकी तफ्तीश भी होनी चाहिए। हर चीज़ मौजूद है जब तो पुलिस इस मामले को कोई और रंग दे रही है, जो कि गलत चीज़ है। अच्छा, मीर रज़ा के दोनों हाथों पर मिलने वाले गन शॉट रेजिड्यू से क्या जाहिर होता है कि उन्होंने आखिरी वक्त में अपना दिफा करने की कोशिश की? मकतूल के अहले खाना से आपको क्या अहम मालूमात मिल सकी हैं जो केस को आगे पहुँचा सकती हैं, मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती हैं? चीजें या तो आखिरी वक्त तक अपना दिफा करने की इन्होंने कोशिश की और इस वजह से शायद फायर हुआ, या जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने सुसाइड का नैरेटिव बनाना होगा, क्योंकि डे 1 जो है ये पुलिस के अंदर भी मुंतकिल हो गया नैरेटिव, तो शायद ये तब से ही सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने जो है इसको जब मुखबी बनाया या इस पर टॉर्चर किया या इसको कत्ल करने के बाद इसके हाथ में बंदूक रख के फायर किया। जो एक बात क्लियर है और वाज़ेह है वो ये कि इंसान जो है वो दोनों हाथ इस्तेमाल करके अपने आप को तो पीठ के अंदर गोली नहीं मार सकता। मगर शायद पुलिस इस बात पे भी कल को इसरार करे। वो तो इस बात पे भी इसरार कर रहे हैं कि गन शॉट रेसिड्यू शर्ट की पिछली साइड पे शायद इसलिए ज्यादा आया हो
चूंकि जब शर्ट दी गई हो पोस्टमार्टम के बाद तो वो तय करके दी गई हो, तो फ्रंट का रेजिड्यू बैक पे लग गया हो, इस मंतक के साथ मेरे ख्याल में कोई संजीदा तफ्तीश नहीं हो सकती। बिल्कुल कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हो सकती इस तरह से। तो जबरान साहब, आपने तो वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखकर DIG ईस्ट और SSP समेत जिन अफसरान की मअतली का मुतालबा किया, क्या उस पर वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? में कोई नहीं कार्रवाई आई, कोई प्रोग्रेस नहीं आई इस हवाले से कि क्या फैसला किया गया है। अभी भी हमारी मालूमात के मुताबिक वो अपनी पोस्टों पे हैं और उस जिले के अंदर, उस जगह पे, उन थानों के कंट्रोल के अंदर हैं जहाँ ये वाकया हुआ है, जहाँ के इर्द गिर्द एविडेंस है, जिसका अभी भी हमें खदशा है कि उसको टेम्पर किया जा सकता है, वहाँ मौजूदा विटनेसेस को टेम्पर किया जा सकता है। सही, बहुत शुक्रिया जिब्रान आपके वक्त का। और वाकई जी इसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और अगर पुलिस जो है वो अपनी साख बचाने के लिए एक बयानिया बना रही है, और हमने देखा है बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं जहां खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है, खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है और जो इस दुनिया से चला जाता है उसके करैक्टर पर बातें शुरू कर दी जाती हैं, जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है, जो मजलूम होता है उसी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, बजाय के कोई सॉलिड गवाह जो हैं, बयानात जो हैं, वो शवाहिद की बेस पर कोई ना कोई इंसाफ किया जाए। जब उनके लवाहिकीन जो हैं, जो मौजूद हैं, अहले खाना है, वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें कितना कर्ब दिया गया, दोबारा से कब्र कुशाई की गई। पहला जो था हमने देखा कि उनका पोस्टमार्टम हुआ, जो MLO ने रिपोर्ट बनाई गई, किस तरह से पुलिस ने फाइल बंद करने के लिए, अपने गले से जिम्मेदारी उतारने के लिए अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं किया और बल्कि इसको कवर अप करने की कोशिश की गई। वो कहते हैं ना, टर्म यूज़ की जाती है कि फ़ाइल बंद करने की कोशिश की गई कि फ़ाइल बंद करें और जनाब बस रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बनाएं और हम कहें कि जी इसके साथ खुद कोई मसला था मरने वाले के साथ, वो खुद भी अपनी ज़िंदगी से उकताया हुआ था, ज़िंदगी का खात्मा चाहता था और यही नतीजा था। लेकिन हकाइक जो सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चश्मकुशा, बड़े ऐसे ही हैं और हिला देने वाले भी हैं। और वाकई जब इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, जब उनके वकील इतना सब कुछ रख रहे हैं और जब इतने अभाम मौजूद हो, इतने डाउट्स हों, तो इंसान जाकर देखता ही है ना। और यही लोग हैं जिन्होंने इंसाफ देना है, कानून की पासदारी करना आपका काम है। तो खुदारा कोई इस पर कोई सख्ती करें, बल्कि आप खुद जाएं, बजाते कि किसी पर आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, आपको तो खुद इंसाफ दिलवाना चाहिए। और वही वाली बात है कि जी साख बचाने की अगर कोशिश करें, अगर आप अपना एनालिसिस कर लेंगे और अपनी इस बयानिए को दुरुस्त करके तफ्तीश शुरू कर देंगे, तो अवाम का भी एतमाद बहाल होगा कि चलें जी अगर गलती हुई भी है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मामले का खुदारा कोई तफ्तीश जो है वो प्योर रखें, खालिस रखें और शफाफ तरीके से इस केस को आगे बढ़ाएं और जो लोग हैं इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा होगा भी। उज़ैर बिल्कुल जी। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें नाजरीन कि यूट्यूब ने अपने अरबों सारिफीन और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए व्यूज़ गिनने के निज़ाम में अब एक बहुत बड़ी और बेसिक चेंजेस का ऐलान किया है। इस नए फैसले के तहत अब यूट्यूब पर शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के व्यूज़ का हिसाब अलग अलग तरीक़ों से नहीं होगा, बल्कि तमाम फॉर्मेट्स के लिए एक ही मयार जो है वो मुकर्रर किया जा रहा है। यूट्यूब के मुताबिक इस नए सिस्टम का बाकायदा इतलाक 24 अगस्त 2026 से इंटरनेशनली शुरू हो जाएगा और इस नए पैटर्न में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है और कोई उसको प्ले करता है, चलना शुरू होगी, तो उसका पहला फ्रेम स्क्रीन पर जाहिर होगा, फ़ौरन ही उसका एक व्यू काउंट कर लिया जाएगा, जिससे वीडियो बनाने वाले के कुल व्यूज़ पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, और यूट्यूब इंतज़ामिया का कहना है कि इस फैसले का मकसद फॉर्मेट्स के फ़र्क की वजह से क्रिएटर्स को दरपेश उलझन को ख़त्म करना और ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स के सामने उनकी वीडियो की हकीकी रीच को बेहतर अंदाज में पेश करना है। ताहम वो क्रिएटर्स जो ये देखना चाहते थे कि कितने नाजरीन ने वीडियो को वाकई देखना जारी रखा, उनके लिए जी यूट्यूब एनालिटिक्स में इंगेज्ड व्यूज़ का जो पुराना तरीका रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस तब्दीली से क्रिएटर्स की आमदनी या यूट्यूब पार्टनर पर या प्रोग्राम पर कोई हतमी मनफी असर नहीं पड़ेगा और उनकी कमाई पहले की तरह इंगेज्ड व्यूज़ और वॉच आवर्स की बुनियाद पर ही होगी। तो बस पार्टनर प्रोग्राम की शराइत के नामों में मामूली तब्दीली करके उन्हें क्वालिफाइड व्यूज़ और क्वालिफाइड वॉच आवर्स का नाम दिया गया है। ये तब्दीली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद रहती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा और क्लियर हो सकेगा। उज़ैर और बिल्कुल वहाँ इंटरनेशनली है और देखते हैं कि पाकिस्तान में ये कब जो है वो आता है कि आपकी शॉर्ट वीडियो पे भी जो है वो जैसे कोई ओपन करेगा तो उसको व्यू काउंट मिलता है। तो यकीनन है तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब व्यूज़ आना शुरू होंगे मजमूई तौर पर, फिर ही पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हो रहा है। खैर नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल यूट्यूबर आप कह ले रजब भट्ट अब सोशल मीडिया की दुनिया में
कामयाबी हासिल करने के बाद जी अब फिल्मी दुनिया में भी किस्मत आसमाने निकले हैं और फैमिली व्लॉगिंग से अपनी पहचान बनाने वाले रजब जल्द ही एक नई और ज़बरदस्त पाकिस्तानी फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएंगे। इतलात के मुताबिक वो एक बड़ी एक्शन कॉमेडी फिल्म के जरिए सिनेमा के बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी सरमद इब्राहिम ने लिखी, जबकि इसकी हिदायतकारी के फराइज नामवर और तजुर्बाकार डायरेक्टर सैयद फैसल बुखारी अंजाम दे रहे हैं। शूटिंग का तो बाकायदा आगाज़ हो चुका है और देखना ये होगा कि वो यूट्यूब के बाद अदाकारी के इस इम्तिहान में किस हद तक कामयाब रहते हैं। जी, और इस फिल्म से जुड़ी सबसे ख़ास और दिलचस्प बात यह है कि रजब भट्ट के साथ मारूफ और बासलाहियत अदाकारा अमर खान को बतौर मरकज़ी हीरोइन कास्ट किया गया है। और रजब भट्ट पिछले कई सालों से जी सोशल मीडिया के मकबूल तरीन चेहरों में शामिल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज का भी बहुत हिस्सा रहे हैं और जिनके यूट्यूब पर तकरीबन 90 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 30 लाख के तकरीबन फॉलोअर्स होंगे। और उनकी मकबूलियत और ज़ाती ज़िंदगी अक्सर व बेशतर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर खबरों का हिस्सा बनी रहती है। और अब उनके चाहने वाले जो होंगे वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे उनके सफ़र का, तो देखते हैं कि उनकी फ़िल्म कैसी होती है। और ये एक इम्तिहान भी है उनके लिए कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे कामयाब भी ठहरें। एक जगह आप कामयाब होते हैं तो दूसरी जगह अक्सर नाकामी भी होती है, लेकिन हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो उनके साथ हैं कि जी उनकी ये मूवी, उनका ये जो प्रोजेक्ट है कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना रहे। हाँ, कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो, मुश्किलात हल हों, रिस्क में बरकत आए और लाइलाज बीमारियों से शिफा मिले। और इसी तलाश में अक्सर लोग इसमें आज़म की तरफ मुतवज्जो होते हैं, सहारा लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसमें आज़म की हकीकी तारीफ़ और तसव्वुर क्या है? क्या इसमें आज़म अल्लाह ताला के तमाम अस्माए हुस्ना में पोशीदा एक अजीम हकीकत है, या ये कोई एक मखसूस लफ्ज़ या इसमें मुबारक है जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? और इससे भी ज़्यादा अहम मसला हमारे माशरे में फैलने वाले वो अवामी तसव्वुरात हैं जिनके तहत लोग अपने नामों, हुरूफ और आदात के ज़रिए अपना ज़ाती इसमें आज़म निकालने की कोशिश करते हैं। क्या नाम और हरूफ अबजद के ज़रिए इसमें आज़म मालूम करने का कोई शरई और मुस्तनद तरीका भी मौजूद है, या ये सिर्फ इल्म नजूम और अवामुन्नास में फैली खाम ख्याली है? अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के इसमें आज़म दुआ की फ़ौरी कबूलियत की हकीकत क्या है? इसी हसास मौजू पर रहनुमाई के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हैदर जाफरी साहब ने। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपके वक्त का। वेलकम जाफरी साहब, सबसे पहले तो अगर हम डिस्कस कर लें इसमें आज़म की इस्लाम में अहमियत के बारे में, हकीकत के बारे में, इस पर रोशनी डालिएगा। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में क्या रिवायात हैं? इसमें आज़म का जिक्र मिलता है। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन से जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इसमें आज़म के बारे में पूछा, तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह और उसके बंदे का राज है। ठीक, फिर उसके बाद दोबारा ये सवाल किया कुछ अरसे के बाद। ये मुस्तनद हदीस हैं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई में, और ख़ास तौर पे अबू दाऊद ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। तो जब दूसरी दफ़ा पूछा तो सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि सूरह फातिहा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा में इसमें आज़म का राज है। बल्कि सूरह बकरा में चार सूरतों का नाम लिया, सूरह बकरा, सूरह ताहा, सूरह आले इमरान, सूरह फातिहा। अब सूरह बकरा में अगर देखें, मैं क्योंकि हमें अल्लाह ने जितना इल्म दिया उतना ही, जैसे फरिश्तों ने अल्लाह को कहा था ना, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमें जितना तूने इल्म दिया है हमने बस उतना ही है हमारे पास तो और नहीं है। तो यकीनन अपनी मर्ज़ी से तो नहीं होता। अब रह की बात हमारे यहाँ जो इसमें आज़म का कॉन्सेप्ट है, अल्लमल आदमा अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। इसमें आज़म उसमें शायद है। फिर एक बुक ऑफ इस्काइल है ये बाइबल में, उसमें भी द वैली ऑफ ड्राइड बोन, कि एक लोग थे वहाँ प्लेग आई या कुछ आई तो वो लोग बाहर गए और बाहर भी उनको मौत ने आ लिया, और वो हज़रत इस्काइल जो हैं वो जो उनके प्रॉफिट हैं वो वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि ये तो हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं पूरी वादी में, लोग यहाँ पे जो है वो मर चुके हैं सैकड़ों सालों से। तो उन्होंने वहाँ पे अल्लाह का कोई इस्म, अल्लाह का कोई नाम लिया और वो हड्डियाँ जो हैं वो दोबारा उन पर गोश्त चढ़ना शुरू हुआ और वो लोग सैकड़ों साल के बाद ज़िंदा हो गए। ये होती हैं चीज़ें, लेकिन क्या सबके लिए होती हैं?
मैं एक चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि मेरे पास तो आम सा आदमी हूँ जी, लेकिन मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें आज़म ठीक है, बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी अगर किसी के पास इसमें आज़म हो, वो आज भी ये मोज़े कर सकता है, वो मुर्दे पे देखेगा जिंदा हो जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसा है कि आप बस पढ़ेंगे तो हो जाएगा? कलमा भी तो प्रैक्टिकल है, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। शरीयत का पाबंद होना भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, ज़ुबान से कहना, तस्दीक जो है वो आपके दिल की, और आपके जिस्म का अमल करना। नमाज भी आप किताब के ऊपर लिख के पढ़ लें तो हो जाती है, नहीं, अमल करना पड़ता है। रोज़ा भी तो रखना पड़ता है, हज भी तो करना पड़ता है। यानी आप लिखा हुआ हज की सारी चीज़ें पढ़ लें तो हो जाएगा, नहीं होगा ना, करना पड़ता है। इसमें आज़म भी जो है, ये एक चीज़ याद रखिएगा, एक जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इसमें आज़म जिस्म आज़म के बगैर नहीं चलता। वाह वाह, सवाल ही नहीं होता कि इसमें आज़म जिस्म आज़म के बगैर चल जाए। बहुत अच्छा बीज हो, ज़मीन कलर और शोर वाली हो, डाल दें, खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी ज़मीन हो, गंदा बीज डाल दें, तब भी फसल नहीं उगेगी। बम्पर क्रॉप के लिए ज़मीन भी अच्छी चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए। बीज तो कायनात का खालिक है, उससे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता ना, मालिक नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि जी इस्माए हुस्ना में से इसमें आज़म है या कुछ है। तो एक हदीस और, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक हदीस, जब यही इसमें आज़म का, क्योंकि सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन से बार बार इसमें आज़म का सवाल हुआ, आपने जब ये इसमें आज़म का सवाल हुआ तो एक हदीस है, उसका मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह इख्तियार उसको देता है जो बेइख्तियार रहना पसंद करे। यानी आपको फ़र्ज़ किया, इसमें आज़म मिल गया, अब आप अल्लाह की मशीयत में जो है वो रद्दोबदल कर रहे हैं। जहाँ बारिश अल्लाह नहीं बरसाना चाह रहा, आप बरसा रहे हैं। जहाँ अल्लाह कुछ और करना चाह रहा है, आप ज़्यादा से आने हो गए। अल्लाह देगा? कभी भी नहीं देगा। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि ये इसमें आज़म ये कर देता है, लेकिन अल्लाह देता उसको है जो अल्लाह की मशीयत की पासदारी करे। ठीक है। अब हज़रत सुलेमान की रिवायात में आसिफ बरखिया का जिक्र आता है, मलका सबा का तख्त लाया था मलका बल्कीस का जी। उसके बारे में कुरान पाक में क्या आता है? कलीलुम मिन इल्म किताब, किताब में से थोड़ा सा इल्म, उसका मोजज़ा मलका सबा का तख्त। और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुल किताब का इल्म, सिर्फ कुरान का नहीं, कुल किताब का इल्म मुझे अता कर दिया। सरकार की वजह से वो लोग जो सरकार रिसालत माब के वफादार हैं, उनके घर के वफादार हैं, उनको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना, बेशक, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं चूंकि ये आपके ना डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन से जुड़ने के बाद ये तो नहीं हो सकता कि आप मुतल्लिकुल अनान हो जाएं, जो आपका दिल करे वो करें। आपको उस सिस्टम की पासदारी करनी है, उस बनाए हुए सिस्टम की, अल्लाह की बनाई हुई शरीयत की, सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन के निज़ाम की। दूसरी आपके सवालों में एक चीज़ मुझे नज़र आई, मैं को बिल्कुल छोटा छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो तफसील का वक्त नहीं है। दूसरी आपने कहा जी लोग इल्म नजूम से, आदाद से अपने इसमें आज़म कैलकुलेट करते हैं। सर इसमें आज़म पूरी कायनात में सिर्फ एक है। अच्छा, 2, 3, 4, 5, 600 हो ही नहीं सकता। ये जितनी पढ़ाइयाँ, ये जितने आदाद निकाले जाते हैं, ये इसमें आज़म पाथ टू द इसमें आज़म तो हो सकते हैं। इसमें आज़म वो ये अल्लाह और रिसालत माब का राज है। वो जब आप देखें, अब मैं आपको इस तरह समझाऊं कि एक मकनातीस है, उसने लोहे को खींचना है। मकनातीस की प्रॉपर्टी है कि उसने खींचना ही खींचना है। लोहे के ऊपर जांग है, लोहे के ऊपर गंदगी है, ऑब्वियसली उसको वो पुल उतनी महसूस नहीं होगी। लोहे को साफ करना है ना, मकनातीस को तो तेज नहीं करना। क्या बात है। कायनात का मालिक मौजूद है, अपने आप को इस काबिल करना है ना कि उसकी तजल्ली को बर्दाश्त कर सके। यानी अल्लाह की तजल्ली की हल्की सी झलक पड़ती है कोहे तूर पे, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे, सब कुछ रेजा रेजा हो जाता है। आप और हम इस काबिल हैं कि अल्लाह की तजल्ली हमारे ऊपर पड़े और हम खड़े रह सके? सवाल ही नहीं होता। तो यानी कि जाफरी साहब ये जो निकाल रहे होते हैं किसी ना किसी तरह हरूफ से, वो मुस्तनद होते हैं। दिस इज अ पाथ टूवर्ड्स द इसमें आज़म। मैं बड़ा सोच समझ के जुमले बोल रहा हूँ कि ये उस तरफ का रास्ता हमवार कर रहे होते हैं। अब आप समझें, आप अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह की तजल्ली आपके ऊपर पड़ती है 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी, ज्यादा नहीं,
एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से के लिए भी अल्लाह की तजल्ली आपके ऊपर पड़ी, आपकी दुआएं, आपकी बीमारियां, आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी के ग्रे एरियाज ठीक हो जाएंगे। बस इतना से ही काम। इसमें आज़म आपको अल्लाह से जोड़ने का नाम है, और उस तक जुड़ने के लिए आपको अपने अंदर उतना नूर पैदा करना है कि आप अल्लाह से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सस्टेन कर जाएं, और वो जो मैग्नेट है उससे कनेक्ट हो सकते। सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं। यानी आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नाउज़ुबिल्लाह तो नहीं हो सकते ना, आप और हम आम से लोग हैं, लेकिन हम कम अज़ कम इतना तो वो उसमें वो बना लें कि वो जो है हमारा कोई कनेक्शन मालिक से को थोड़ा सा जुड़ जाए। दैट्स इट, दिस इज द इसमें आज़म। इसमें आज़म का राज जो मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ, जिसमें आज़म में आपने कुरान पाक में एक आयत है कि या रसूल अल्लाह, आराबी कहते हैं हम इस ईमान लाए, तो इनसे कह दीजिए तुम इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। पहले आपने कलमा पढ़ लिया, फिर आपने जो है वो दीन की प्रैक्टिस शुरू की, फिर आपने अपने किरदार पे, अपनी चीज़ों पे पैरा दिया, उसके बाद सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन और उनके अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में आनी शुरू हुई। यहाँ से तो ईमान का पहला कदम है। अब ईमान का टेस्ट होगा, छोटा या बड़ा वो जाने, उसका काम जाने। जो इस टेस्ट में कामयाब होगा उसको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी ना। यानी मैं कहता रहूँ कि जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो पढ़ा हूँ या मैं NCA में पढ़ूँ, तो NCA ने या गवर्नमेंट कॉलेज ने कोई एक आध सर्टिफिकेट तो मुझे दिया होगा ना, उस सर्टिफिकेशन का नाम उम्मती है। इसलिए उम्मत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत वुस्ता कहा गया है, क्योंकि इन्होंने नूर की अंबिया की गवाही देनी है। जो इस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं उसने देनी है। अल्लाह देखिए, आप एक प्राइमरी स्कूल में वो टीचर नहीं लगाते जो पढ़ा लिखा ना हो। अल्लाह इस कायनात के निज़ाम चलाने को ये बाबों के हाथ में दे देगा? मुझे नहीं समझ आती। मैं अगर थोड़ा सा साइंस का आदमी हूँ, ये जिन हर चीज़ का ना एक डेकोरम होता है। अब फिर वापस इसमें आज़म बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, दीज आर, मैंने कहा ना एक है, लेकिन उस तक जाने का पाथ टू द इसमें आज़म। अब रिसालत में आपने कुछ सूरतों का नाम लिया, हरूफ मुक़त्तियात में भी इसमें आज़म का राज है, अस्माउल हुस्ना में भी इसमें आज़म का राज है, लेकिन वहाँ से गेटवेज है। इसमें आज़म वो है कि आप अल्लाह के साथ, यानी रिसालत में आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाए। यानी अल्लाह और बंदे का राज है ना, तो मेरा और मेरे अल्लाह का राज है, आपको तो नहीं पता। आपका और आपके अल्लाह का राज है, मुझे तो नहीं पता। वो राज ही का है जो सबको पता है। ये राज है। गो इट्स एन ओपन सीक्रेट, लेकिन हर बंदे का डिफरेंट होता है। आप इसको इस तरह समझे कि दुनिया में बाप एक होता है ना, लेकिन सबका डिफरेंट होता है। इसमें आज़म भी एक है, सबका डिफरेंट है। क्या ये कुदरत के राज हैं ये सारे। ये कनेक्शन टू द गॉड है। इसमें आज़म बिल्कुल है, मैं उसका इनकारी नहीं हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कुरान में जिक्र है, हदीस में जिक्र है। लेकिन ये जिस तरह के इसमें आज़म हम कर रहे होते हैं ना, ये इतने इसमें आज़म ये अपने आप को पॉलिश कर रहे होते। अच्छा, यानी असल जो ज़ाते आज़म है वो तो कायनात में किरदगार मौजूद है, हमने उससे जुड़ना ताकि हमारे काम ठीक हो जाए। अब ये जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये पढ़ेंगे तो पैसे आ जाएंगे, ये पढ़ेंगे तो पैसे आ जाएंगे, तो ये कैसे होता है कि मतलब आपने पढ़ाई की और क्या सुबह कोई आके दरवाज़ा खटखटाता है कि जी आपने पढ़ाई कर लिया, ये पैसे पकड़े जाएं, याशी करें? आपका विजन बेहतर होता, आप अच्छे फैसले करते हैं, आप चीज़ों को सही गैस कर लेते हैं, आप अच्छा कमा लेते हैं। यानी पर्दे जो हैं वो हट जाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ है। अंदर का विजन ठीक होता है ना। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक जो है वो समझे कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपने राज तो रखे हैं ना जी। हर इंसान के अंदर नूर मौजूद है ना। रूह फनफख्तु फीही, रूही का राज तो हर इंसान के अंदर मौजूद है ना। तो जैसे जैसे वो अल्लाह के करीब जाएगा वैसे वैसे, यानी आप समझिए कि फैक्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ गेट्स हैं, हर फैक्ट्री के हर हिस्से का एक मैनेजर है, वो अपने कार्ड से अपना कार्ड गेट तो खोल लेगा, बाकियों में नहीं जा सकेगा। लेकिन उसी फैक्ट्री का कोई GM होगा,
वो सारे गेट्स खोल के सारे गेट्स चुक चेक कर खोल लेगा। लेगा। इतना ही फर्क है। इसमें आजम जीएम को मिलता है, ये छोटे छोटे मैनेजरों को नहीं मिलता है। सही, बहुत बड़ी खूबसूरत। खूबसूरत मिसाल आपने दी है। तो वो अपने दरवाजे खोलने के लिए अल्लाह का राज है, अल्लाह और उसके बंदे का राज बंदे का है, राज है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसको समझने के लिए इसमें इल्म आदाद की हैसियत समझे बड़ी सेकेंडरी है जी। ज़रूर। यानी आपने अपने चीज़ों को किया, असल में एनर्जी मैकेनिज्म, मैं चूँकि साइंस का आदमी हूँ थोड़ा सा, जी, जी। यानी एनर्जी मैकेनिज्म ये कि अल्लाह की एनर्जी तो ऑलरेडी है, आपने अल्लाह की एनर्जीज को पढ़ा, वक्त को, चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि ये भी आता है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ। तो उस ज़मान के, उस वक्त के आदात को निकाला, अपनी ज़ात से मैच किया, और उसके बाद आपने एनर्जी की जो है वो मिक्सिंग या एनर्जी की जो है ना वो उसको एनर्जी को जो है वो मैच करना शुरू मैच किया। करना है। अब आप एक रास्ता पेव करना शुरू हुए। जी। वो मंजिल नहीं है, जी 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 जी। मंजिल नहीं है, वो रास्ता है। ठीक। ये पाथ टू द गॉड है, जी, जी, ये अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता है। मंजिल अल्लाह की है। अब वो 99 के ऊपर जाके आपको वापस भेज दे। यानी वो हम बचपन में सांप सीढ़ी खेलते रहे जी, जी, हैं, जी। वो 99 पे जाके वो वापस भेज दे, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी वो है। पहली से आपको जो 4 नंबर से सीढ़ी दे, आपको क्या 70 पे बात, फौरन क्या पहुंचा दे, बात। उसकी मर्जी। बड़ी खूबसूरत वो मिसाल। हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कोई हार्ड एंड इख्तियार में नहीं, हम बेख्तियार में। कोई बिल्कुल। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये ऐसे करेंगे तो फिर ये ऐसे होगा। बिल्कुल नो, जाफरी साहब, गुफ्तगू इतनी माशाल्लाह प्यारी है, दिल ही नहीं कर रहा इजाज़त लेने का, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह आपसे मजीद भी हम जी ज़रूर। इन्फॉर्मेशन इस तरह की रहनुमाई लेंगे और लेते रहेंगे। रहनुमाई लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और वाकई नाजरीन, अल्लाह तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है आप कितना अल्लाह को पालें, कितनी मेहनत करें, अल्लाह के रास्ते पर चलें, और अपने दिल को अगर आप धो लेंगे तो मेरे ख्याल से अपनी मैल को चैल साफ करें तो वो मैग्नेट अल्लाह तो अपनी तक जगह मौजूद ही है। जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। वी होप, हम दुआ करते हैं हम सब के लिए कोई ना कोई रहनुमाई हो और हम इस रास्ते पर चल सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और उज़ैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।